नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो कभी-कभार एग्जाम के अंदर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं, पशुपालन के बारे में, डेयरी पालन के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो जो तरह-तरह की क्रांतियाँ लाई गई है टाइम-टाइम पर, जैसे आप हरित क्रांति के बारे में पढ़ते हैं, भूरी क्रांति पढ़ते हैं, आप पीली क्रांति पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है आपसे। नाबार्ड के बारे में पूछता है आपसे, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर के बारे में आपसे पूछता है। उसके अलावा आपसे टाइप्स ऑफ फसल की बात करते हैं आप, तो जैसे आपसे जायद फसलों के बारे में पूछेगा, आपसे रबी फसलों के बारे में पूछेगा, खरीफ के बारे में पूछेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन को आप यहीं इस एक वीडियो के अंदर आप निपटा लेंगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे और मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आपका भी एक हक बनता है, काम बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलरली हम क्या बात करेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, तो इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या है, एग्रीकल्चर एंड संबंधित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ में कौन कौन से टॉपिक ऐड है वो तो आपको मैंने बता दिए हैं। अब कृषि की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। जब आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर आप तीन क्षेत्रों की बात करते हैं, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब तीन क्षेत्रों में से जो पहला पहला क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, और उस प्राथमिक क्षेत्र का नाम होता है कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र। तो आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछता है कि खेती कृषि की बात कौन से सेक्टर में की जाती है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, अर्थात प्राइमरी सेक्टर के अंदर की जाती है। अब कृषि से संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे पशुपालन हुआ, मछली पालन हुआ, बागवानी है, डेयरी है, मत्स्य पालन है, ये सब कुछ क्या होते हैं आपके कृषि से संबंधित जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं। अब उसके बाद में आपको नोट करके याद क्या करना है कि कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यानी यदि आप पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऐसी भूमि, ऐसा कौन सा देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कृषि करने योग्य भूमि मौजूद है, जमीन मौजूद है, तो यहाँ पर पहला स्थान तो भारत का आता है। उसके बाद में सेकंड स्थान आता है यूएसए अमेरिका का, तीसरा स्थान आता है चाइना का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि क्षेत्र अकेले ही देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 49 यानी कि 49% रोजगार का सृजन करता है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हम किसे कहते हैं। सर, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हम कृषि क्षेत्र को कहते हैं, अर्थात हम एग्रीकल्चर को कहा करते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत के 49% जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, और अगर आप बात करें कि खेती के अंदर भारत की 55% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से खेती करती है, लेकिन आप डायरेक्टली बात करते हैं तो 49% लोग ऐसे हैं जो खेती कार्यों में लगे हुए हैं। इस कारण से हम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ इसको कहा करते हैं। कुल श्रम शक्ति की बात करते हैं, मतलब टोटल वर्क फोर्स कितना है, लेबर फोर्स कितना है, काम करने वाले लोग कितने हैं। उसके बाद में कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 20% है। ये पहले 14-15% के आसपास था। अब पिछली 2020-21 की बात करते हैं, उसके अंदर रिपोर्ट जारी की गई 23 के अंदर, 2023 में रिपोर्ट जारी की है, तो भारत का जो जीडीपी में योगदान बढ़ चुका है, वो बढ़ के 20% हो चुका है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपसे क्या क्या पूछेगा, आपसे भारतीय कृषि और फसलों के बारे में पूछ लेगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय कृषि और फसल के बारे में यहाँ से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में 3 प्रकार की फसलें शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए, और 3 कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो होती है रबी की फसलें। अब रबी का मतलब क्या है, आप लिख सकते हो रबी इज इक्वल टू ठंड। रबी का संबंध ठंडी जलवायु से है। तो रबी के अंदर बात करते हैं तो रबी फसलों की बुआई जो की जाती है, यानी कि बोई कब जाती है, अक्टूबर नवंबर महीने के अंदर बोई जाती है, और फसलों की कटाई कब की जाती है, रबी की फसलों की कटाई अप्रैल मई के महीने में की जाती है। और अगर प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि भाई इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो जो सर्दी के अंदर, जाड़े के अंदर जो फसलें बोई जाती हैं, यानी कि जिनका उत्पादन होता है ठंड के टाइम पर, तो वो सारी फसलें रबी की फसलें होती हैं। जैसे बात करें अपा गेहूं, अपने को पता है कि गेहूं ठंड के टाइम में होती है। जौ की बात करते हैं, चने की बात करते हैं, मटर की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं, राई की बात करते हैं। तो ये सारी की सारी जो फसलें आपके सामने मैंने लिखी है, ये क्या है, रबी की फसलें है, अर्थात ठंड की जलवायु के अंदर जब भारत में ठंडा मौसम आता है उस टाइम पर इन फसलों का उत्पादन होता है। तो रबी की फसलें हुई, बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में और कटाई अप्रैल मई के महीने में होती है। उसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ फसल है खरीफ की फसलें। इनकी बुआई जून जुलाई में होती है, अर्थात गर्मियों में होती है, और कटाई की बात करते हैं सितंबर अक्टूबर
यानी कि जैसे जैसे गर्मियाँ समाप्त होती हैं उस टाइम पर कटाई होती है। तो खरीफ को आप लिख सकते हो खरीफ इज इक्वल टू गर्मी। तो गर्मी के मौसम में भारत में जो भी फसलें बोई जाती है अर्थात काटी जाती है उनको आप खरीफ की फसलें कहा करते हैं। इसमें प्रमुख फसलों की बात करें जैसे चावल हुआ, जवार हुआ, बाजरा हुआ, रागी है, मक्का है, जूट है, मूंगफली है, कपास है, सन, तंबाकू, मूंग, उड़द और लोबिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल है खरीफ की फसलों के। आप अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो आप देख सकते हो कि खेत में जाकर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगी। अगर हमारे यहाँ पे बात करते तो लगभग आपको देखने को कपास मिल जाती है, तम्बाकू मिल जाता है, मूंग मिल जाता है, चावल मिल जाता है, ज्वार मिल जाता है, बाजरा मिल जाता है, जूट मिल जाता है, मूंगफली मिल जाती है, मक्का मिल जाता है। तो ये जो आपके सामने अगर आप खेत में जाते हो तो आपके सामने लगभग यहाँ पर जितनी फसलें मैंने लिखी है उसमें से कुछ फसलें आप जाके देख सकते हो गर्मी के टाइम की फसलें होती है। अर्थात गर्मी स्टार्ट होती है तब बुआई होती है और गर्मी जब खत्म होती है उससे पहले इसकी कटाई कर ली जाती है। ये होती है खरीफ की फसलें। अगर आप तीसरे टाइप की जायद की फसलों की बात करते हैं तो रबी व खरीफ फसल के बीच में मध्यवर्ती काल में अर्थात मार्च में बोई जाती है तथा जून में काट ली जाती है। इसको आप जायद की फसलें बोलते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी व खरीफ फसल के मध्यवर्ती काल के अंदर कौन सी बात करते हैं कि फसलें बोई जाती है। तो फसल तो आप इसको नहीं बोलेंगे लेकिन वो सीजन होता है जायद फसल का, इसको आप जायद बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएगी, इसके अंदर तमाम तरह की सब्जियां शामिल होती हैं। उसके अलावा तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, करेला है। तो आपको पता है कि जैसे ही गेहूं का सीजन समाप्त होता है तो किसान क्या करता है खेत में जाकर गेहूं को काट बांट के उसके बाद में तरबूज, ककड़ी, खीरा ये वगैरह क्या करता है इनको किसान बुआई करता है क्योंकि ये फसलें होती है 1, 2 या 3 महीने की होती है मैक्सिमम। उसके बाद में फिर खरीफ की फसलें बोई जाती है। तो बीच का जो काल होता है यानी कि जब गर्मियां स्टार्ट होती है उस टाइम पर रबी की फसलें काट ली जाती है और उसके बाद में जो खरीफ की फसलें उनकी बुआई तो फिर बाद में जाके लेटर होती है, जून जुलाई के अंदर होती है। तो मार्च से जो जून के बीच का जो टाइम बच गया यानी कि अप्रैल और जो मई बच गया उस टाइम पर क्या होता है कि जायद की फसलें बोई जाती है जिसके अंदर मोस्टली आपकी सब्जियां बोई जाती है और साथ में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला आदि बोई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आपसे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण की बात करते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार पूछता है कि निम्न में से कौन सी एक नकदी की फसल है, कैश क्रॉप है। आपसे एग्जांपल पूछता है कि इनमें से कौन सी कैश क्रॉप है। तो यहां से आप देख सकते हो कि कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है। सर कैश क्रॉप का मतलब वे फसलें जो बाजार में शीघ्र जल्दी ही बिक जाती है तथा जिनकी बिक्री से तुरंत मुद्रा प्राप्त होती है। यानी कि किसान ने फसलों का उत्पादन किया और उसने उत्पादन करके जैसे वो मंडी के अंदर गया उसने जाके फसलें बेची, बेचते ही तुरंत उसको पैसा मिल जाता है तो उसको बोलते हैं अपन नकदी फसलें, कैश क्रॉप बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें गन्ना है, तंबाकू है, कपास है, जूट है, ऑयल सीड जितनी भी आपकी तिलहन की फसलें होती है वो सारी सारी इसके अंदर शामिल होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला है सेकंड टाइप कॉमर्शियल क्रॉप्स यानी कि व्यापारिक फसल। व्यापार के हिसाब से जो फसलें बोई जाती है, व्यापार करने के लिए जो फसलें बोई जाती है उसको अपन कॉमर्शियल क्रॉप्स कहा करते हैं। फसलें जिनका उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है। अब इसके अंदर ना आप ये मत सोचना कि सर ये तो नकदी फसलें भी थी, ये तो अपन इनको कमर्शियल क्रॉप्स ही पढ़ रहे हैं। एक फसल दोनों भी हो सकती है, कैश क्रॉप भी हो सकती है और दूसरी आपकी कमर्शियल क्रॉप्स भी हो सकती है, सेल क्रॉप्स भी हो सकती है, उसमें कोई आपका अंतर नहीं है। ठीक है, आपको बस एग्जांपल देगा और आपसे पूछा कि इनमें से कौन सी कैश क्रॉप है, कौन सी कमर्शियल क्रॉप्स है, तो आपको छांटना होगा। अब इसमें बात करते हैं कि व्यापार हम कौन कौन सी फसलों का करते हैं। जैसे ऑयल सीड्स की बात करते हैं, तिलहन फसलों की बात करते हैं, मूंगफली का करते हैं, सरसों का करते हैं, तिल का करते हैं, अलसी है, अरंडी है, सूरजमुखी है। तो कई बार आपसे यही पूछता है कि इनमें से कौन सी तिलहन फसलें हैं या फिर कौन सी नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये जो मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी है ये सारी की सारी क्या होती है, तिलहन फसलें होती है अर्थात ऑयल सीड्स होती है। ये भी एक टाइप की कमर्शियल क्रॉप्स होती है। उसके बाद में शुगर क्रॉप्स की बात करें जिनसे आपको मिठास मिलता है, शर्करा मिलता है, जिनके अंदर शर्करा पाया जाता है, तो उसमें से आपका गन्ना रहेगा, चुकंदर रहेगा। ये दोनों के दोनों फसलें कौन सी आपकी शुगर क्रॉप्स कही जाती है। और गन्ने को तो आप वैसे भी शुगर केन कहा करते हैं। फाइबर क्रॉप्स की बात करें जिसके अंदर रेशा पाया जाता है, तो रेशे वाली फसलें कौन सी है। जूट में रेशा होता है, मेस्टा में रेशा होता है, सिनई में रेशा होता है और कपास के अंदर भी रेशा पाया जाता है। ये भी क्या है, प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं। उसके बाद में नारकोटिक क्रॉप्स की बात करें, उद्दीपक फसलों की बात करते हैं, तो इसके अंदर चाय नारकोटिक पदार्थ होता है, कहवा नारकोटिक पदार्थ होता है। तो कॉफी और चाय क्या है, दोनों के दोनों उद्योग क्रॉप्स होती है अर्थात कमर्शियल क्रॉप्स होती है। इन सभी फसलों का अपन क्या करते हैं, व्यापार भी करा करते हैं। ठीक है, अगर कहवा की बात करें इसको कॉफी कहा जाता है, इसको कॉफी कहा जाता है। और भारत में आपसे पूछे कि कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको बताना पड़ेगा सर
भारत में कर्नाटक के अंदर कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। यदि आपसे विश्व में पूछे तो विश्व में कंट्री है, साउथ अमेरिकी कंट्री है ब्राजील, जिसको आप जानते हैं। तो ब्राजील के अंदर विश्व के अंदर सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। और ब्राजील के अंदर जो कॉफी के जो बागान होते हैं जिसके अंदर कॉफी उगाई जाती है, तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है सर? इसको फेजेंडा कहा जाता है। ये भी आपको याद करना है, फेजेंडा कहा जाता है। तो इनको भी 3-4 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। अगली पॉइंट की बात करते हैं, सेरियल क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें, वे फसलें जिनको मनुष्य क्या करता है, खाता है, यानी कि अपने दैनिक जीवन के अंदर उनको ग्रहण करता है, खाता है। तो खाने वाली फसलें कौन सी होती है? खाद्यान्न फसलें होती है। अब खाद्यान्न का संबंध घासकुल के पौधों से है। घासकुल वाले पौधे बोलते हैं, जैसे गेहूं हुआ, जिन्हें भोजन के लिए उगाया जाता है। अब इसमें मेजर सीरियल्स की बात करते हैं, प्रमुख खाद्यान्न कौन कौन से हैं? गेहूं है, धान है और जौ है। क्योंकि मनुष्य है या फिर जानवर की बात करते हैं तो आप सिर्फ इनको ही यूज करते हैं। गेहूं को आप यूज करते हैं खाने के अंदर, धान को यूज करते हैं, जौ को आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं तो मिलेट्स के बारे में आपसे पूछता है। अब 2023-24 का बजट पास हुआ, उसके अंदर भी काफी मिलेट्स की चर्चा की गई थी। खैर ये तो आप चीजें आगे भी पढ़ेंगे। हमारी जब करंट फेयर की क्लास आएगी उसके अंदर आप पढ़ेंगे मिलेट्स के बारे में टोटल, कि करंट फेयर के अंदर जो 2023-24 का बजट पास किया गया था तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रमुख बातें करी गई थी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आपको याद ही क्या करना है कि मिलेट्स मोटे अनाज जो होते हैं उनके बारे में आपको बातें पढ़नी है, कौन कौन सा मोटा अनाज है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा मोटा अनाज है? मिलेट्स बोलते हैं आप, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मड़ुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बाजरा। इनमें से कौन सा एक मोटा अनाज है? बाजरा हो जाएगा, बाकी होते सारे ही हैं। मड़ुआ को अपन आगे बोलते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा और मड़ुआ। उसके बाद स्मॉलर मिलेट्स की बात करें, लघु खाद्यान्न कौन से होते हैं? रागी, मड़ुआ है, सावा है, काकुन है, चना है और कुटकी है। ये सारे क्या होते हैं? लघु खाद्यान्न होते हैं। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? भारत की विभिन्न क्रांतियों के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा ही पूछा जाता है, क्रांतियों के बारे में क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगा। भारत की विभिन्न क्रांतियां, और आप क्रांतियां किस में पढ़ रहे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आप क्रांतियां पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रांति है, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? आपसे कई बार एग्जाम के अंदर पूछेगा। सर हरित क्रांति का संबंध है कृषि से, खेती से संबंधित होता है। इसके अंदर बेसिकली बात करें कि हरित क्रांति में किस फसल के ऊपर जोर दिया गया था, तो गेहूं के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया था इस टाइम पर। तो कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि हरित क्रांति जब भारत में लाई गई थी तो उस टाइम पर भारत में किस फसल पर सबसे अधिक जोर दिया गया था? गेहूं पर सबसे अधिक जोर दिया गया था, कृषि से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक की बात करते हैं, पापा की बात करते हैं। अगर आपसे विश्व में पूछे कि विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, तो उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछे कि भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो भारत में जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो विश्व में पूछे आपसे बोरलॉग बताओगे, भारत में पूछे MS स्वामीनाथन बताओगे। अगर पूछे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष होती है, तो 1966-67 में होती है। और 1966 वो वर्ष था जिस टाइम पर भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं 1961 से 66 तक चलती है, और 66 के अंदर ही आपका लास्ट में जाके ये लाया गया था हरित क्रांति। तो कई बार पूछता है कि हरित क्रांति का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो बताओगे तीसरी पंचवर्षीय योजना से है। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे। इनके द्वारा द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया गया था, यानी कि और ज्यादा विशेष बल देने के लिए हरित क्रांति के यहाँ पर दूसरा चरण स्टार्ट किया गया था। तो द्वितीय हरित क्रांति के लाने का श्रेय किसको जाता है? भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है। कब लाया गया? 2006 के अंदर लाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। श्वेत क्रांति से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्या होता है सर? श्वेत तो सर दूध होता है, तो दूध उत्पादन से संबंधित होता है। श्वेत क्रांति का संबंध कैसे है? दूध उत्पादन से है। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानता है। आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से कौन सी क्रांति जानी जाती है? श्वेत क्रांति जानी जाती है। भारत में इसकी शुरुआत होती है 1970 में, 1970 में। भारत के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत के जनक की श्वेत क्रांति के जनक थे, और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेगा कि निम्न में से किस व्यक्ति को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वो जाएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में शुरुआत होगी 1970 में। ऑपरेशन फ्लड क्या है? श्वेत क्रांति क्या है? ऑपरेशन फ्लड है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, सेकंड स्थान US यानी कि अमेरिका का है। उसके बाद आगे बात करते हैं तो आपसे पूछेगा नीली क्रांति के बारे में। अब नीली क्रांति, नीला पानी होता है और पानी के अंदर क्या रहती है? मछलियां रहती है। नीला क्या है? पानी है, और पानी के अंदर मछलियां रहती है। तो मत्स्य या फिर मछली पालन से संबंधित आपकी नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? जनक कौन है? यह है हीरा लाल चौधरी, इनको जाता है। आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन नया है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। भारत विश्व में मछली उत्पादन फिशरीज के मामले में तीसरे स्थान पर है, ये भी आपको याद करना है। काली क्रांति की बात करते हैं तो काला क्या होता है? पेट्रोल होता है, तो पेट्रोलियम उत्पादन है।
स्वर्ण फाइबर क्रांति की बात करते हैं तो जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर है। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछता है कि गोल्डन फाइबर निम्न में से किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। तो जूट उत्पादन से संबंधित फाइबर क्रांति कौन सी हो जाएगी? स्वर्ण फाइबर यानी कि गोल्डन फाइबर क्रांति हो जाएगी। उसके बाद में सिल्वर फाइबर क्रांति की बात करते हैं तो ये आपकी कपास या फिर अंडा उत्पादन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति की बात करें तो पीली तो सरसों होती है, तो यहाँ पर तिलहन उत्पादन हो जाएगा, क्योंकि तिलहन सरसों भी क्या एक टाइप का ऑयल सीड है, तिलहन है। तो पीली क्रांति, पीली सरसों होती है, सरसों क्या है? तिलहन है, तिलहन उत्पादन से हो जाएगा। गुलाबी क्रांति की बात करते हैं तो झींगा उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। भूरी क्रांति की बात करते हैं, कोको या फिर चरम उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। तो सारी क्रांतियां जो मैंने लिखी है इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्जाम के हिसाब से आपको पढ़नी है, याद करनी है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये पूछ सकता है आपसे इंद्रधनुषी या फिर सदाबहार क्रांति ये क्या होती है? तो कृषि के अंदर समस्त विकास के लिए यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर किसी एक सेक्टर को इनके महत्व नहीं दिया गया, इसके अंदर काफी सेक्टर को अपन इंक्लूड कर दिया, काफी सारी क्रांतियों को अपन इंक्लूड कर दिया। और जब सभी क्रांतियों को अपन मिला दिया, सभी क्रांतियों पर विशेष बल दिया गया, तो हम कह सकते हैं कि सर इसके अंदर अपन ने कृषि के समस्त विकास के लिए क्रांति लाई गई थी। इसमें नीली, हरी, पीली, गुलाबी, सफेद और भूरी क्रांतियों का समावेश होता है, ये आपको याद करना है। और लास्ट में एक टॉपिक और बचता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि भैया नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होती है, नाबार्ड की स्थापना कब होती है, किस समिति के बेस पर होती है, और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इनको रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा। ये स्पीड मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास है, तो टाइम की हमारे पास कमी है। डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको सिर्फ काम की बातें मैं पढ़ा रहा हूँ। अब नाबार्ड की बात करते हैं भाई, तो नाबार्ड के फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, खेती से जुड़ा है, एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम के अंदर नाबार्ड के फुल फॉर्म पूछता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और स्थापना की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश के बेस पर होती है, ये भी आपको याद करना है। अगर काम की बात करें तो नाबार्ड का काम क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। नाबार्ड एक टाइप का बैंक है। अध्यक्ष की बात करें तो 2022 के लास्ट में जाके श्री साजी केवी को नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही। लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया सेशन जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है, वो सब के लिए आपको मैं सब कुछ कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, तो आपको मैं पहले से ही पीपीटी बना के तैयार रखता हूँ। खुद मेहनत करके, हैंड रिटन नोट्स लिख के, अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन निकाल के, प्रीवियस का कलेक्शन करके, बहुत सारी मेहनत करने के बाद में नोट्स प्रिपेयर करता हूँ मैं। और सिर्फ वही आप क्रीम चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम के लिए फायदेमंद है। आलतू फालतू आपको यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाए सिर्फ वही आप पढ़ते हैं। तो आप लगातार कंटिन्यूसली हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ पहुंचे। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।